हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करके रखी हुई है स्टैटिस्टिक्स फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग के लिए। तो आज उसका 8th लेक्चर है। अगर आपने पहले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप पहले लेक्चर्स भी देख सकते हो। आज हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज हम देखेंगे लाइफ टेबल, इसी को बोलते हैं मॉर्टेलिटी टेबल और एक्टोरियल टेबल के नाम से भी जाना जाता है लाइफ टेबल। ये डिटेल के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एज स्ट्रक्चर और पॉपुलेशन पैरामिड देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड देखेंगे। और आज का लास्ट टॉपिक रहेगा डिपेंडेंसी रेशो। ठीक है, तो ये कुछ और टॉपिक थे जो डेमोग्राफी से रिलेट करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और उसके बाद कल हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो रहेगा वाइटल स्टैटिस्टिक्स पे। ठीक है, तो चलो आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। लाइफ टेबल, ठीक है, इसको ही बोलते हैं मॉर्टेलिटी टेबल और एक्टोरियल टेबल। ठीक है, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। तो ये क्या बताता है, लाइफ टेबल क्या बताता है, हमें बताता है कि एक व्यक्ति कितनी देर तक ऑन एन एवरेज कितनी देर तक वो जीवित रहेगा। ठीक है, ये हमें क्या बताता है, लाइफ टेबल बताता है। ठीक है, और ये क्या है, टेबुलर प्रेजेंटेशन है किसकी, मॉर्टेलिटी की। जो कम्युनिटी एक्सपीरियंस करती है या कोई व्यक्ति एक्सपीरियंस करता है तो वो कितना एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कितना जीवन जिएगा। ठीक है, तो वो किससे एक्सपेक्ट किया जाता है, लाइफ टेबल से। ठीक है, ये भी रिमेंबर रखना है आपको। और फर्स्ट पर्सन कौन थे जिन्होंने कैलकुलेट और कंस्ट्रक्ट किया था लाइफ टेबल को, उनका नाम था एडमंड हैले। ठीक है, ये भी रिमेंबर रखना है आपको। ये फैक्ट भी एज इट इज़ ही रिमेंबर रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ी टर्में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन सी टर्में हैं, जैसे यहाँ पे ये जो एक्स है ये क्या डिनोट करता है, एक्स डिनोट करता है एज इन ईयर्स। ठीक है, और एल एक्स क्या करता है कि नंबर ऑफ पर्सन लिविंग एट एज एक्स ईयर। ठीक है, जो लिविंग पर्सन है एक्स ईयर के उनको डिनोट करता है कौन, एल एक्स। और डी एक्स किसको डिनोट करता है कि नंबर ऑफ पर्सन एज एक्स हु डाई बिफोर रीचिंग द एज एक्स प्लस 1। ठीक है, तो कौन से व्यक्ति जो नेक्स्ट बर्थडे तक जीवित रहेंगे वो कौन डिनोट करता है, डी एक्स। ठीक है, तो इसके फार्मूला भी एज इट इज़ मैंने दिया है, दोबारा रिकैप करवा दूंगा आपको। ठीक है, उसके बाद क्यू एक्स क्या है, क्यू एक्स क्या बताता है, मॉर्टेलिटी रेट बताता है। ठीक है, ये भी आपको रिमेंबर रखना है कि प्रोबेबिलिटी बताता है कि कौन सा पर्सन जिसकी एज एक्स है वो कब डाई होगा, तो ये कौन बताता है, क्यू एक्स बताता है। पी एक्स क्या बताता है, सर्वाइवल रेट बताता है पी एक्स। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, एल एक्स, लिटिल एक्स है, कैपिटल नहीं है बल्कि लिटिल है। ठीक है, तो एल एक्स क्या बताता है, ये बताता है जी, ये बताता है एवरेज नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन द एज एक्स एंड एक्स प्लस 1। ठीक है, तो एवरेज पर्सन जो एट प्रेजेंट जीवित हैं और नेक्स्ट बर्थडे तक जीवित रहेंगे तो उनकी एवरेज कौन बताता है, एल एक्स बताता है। ये भी रिमेंबर रखना है। और टी एक्स क्या बताता है, टी एक्स बताता है जी टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु आर लिविंग अबव द एज एक्स, कि टोटल व्यक्ति कितने हैं जो एक्स ईयर से ज़्यादा हैं जीवित। ठीक है, और उसके बाद लास्ट क्या है, ई नॉट एक्स। ई नॉट एक्स क्या बताता है, ई नॉट एक्स बताता है कंप्लीट एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज एक्स। तो कौन से व्यक्ति थे जिनकी जो एक्सपेक्टेशन की थी हमने वो जीवित रहे लास्ट तक, तो वो हमें क्या बताता है, ई नॉट एक्स बताता है। ठीक है, एज इट इज़ रिमेंबर रखना है ये सभी आपको। ठीक है, तो एक्स हम मैंने बता दिया। ठीक है, एल एक्स आपको बता दिया क्या है, ये सभी मैंने बता दिया, डी एक्स, क्यू एक्स, पी एक्स। अब इनको किस तरीके से सॉल्व कैसे करना है, डी एक्स क्या होता है, एल एक्स माइनस एल एक्स प्लस 1। क्यू एक्स क्या होता है, डी एक्स डिवाइड बाय एल एक्स। ठीक है, पी एक्स क्या होता है, 1 माइनस क्यू एक्स। और लिटिल एक्स क्या होता है, एल एक्स प्लस एल एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, रिमेंबर रखोगे। टी एक्स क्या होता है, सिग्मा एल एक्स। ठीक है, ये भी रिमेंबर रखना है। उसके बाद ई नॉट एक्स होता है टी एक्स डिवाइड बाय एल एक्स। ठीक है,
एज इट इज़ रिमेंबर रखोगी। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, ठीक है, ये दो टर्में अगर क्वेश्चन ऐसा आता है लाइफ टेबल आपको कंस्ट्रक्ट करने को दिया जाए तो आपको ये दो वैल्यूज़ दी होंगी एक्स और एल एक्स, उसके बाद आप आराम से निकाल दोगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे एल एक्स क्या है 10, ठीक है, और एल एक्स प्लस 1 क्या है ये 9, ये निचला पार्ट, ठीक है। तो जब 10 में से 9 निकाले तो कितना आता है 1, ऐसे ही 9 माइनस 7 निचली वैल्यू 2 और 7 माइनस 5 ये आएगा 2, ठीक है। उसके बाद क्यू एक्स क्या है डी एक्स डिवाइड बाई एल एक्स, ठीक है। तो डी है ये वैल्यू नीचे दी गई और एल एक्स है ये वैल्यू, ठीक है। तो आपको एज इट इज़ इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्या आएगा 1 डिवाइड बाई 10, ठीक है। उसके बाद 2 डिवाइड बाई 9, 2 डिवाइड बाई 7, तो ये क्या आ जाएगा, ठीक है, एज इट इज़ ये आ जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद पी एक्स आता है 1 माइनस क्यू एक्स, ठीक है। तो क्यू एक्स ये नीचे दी गई वैल्यू है और 1, ठीक है, 1 ऐसे भी कह सकते हैं, अगर 10 की पावर अगर 1 बनानी हो, 10 को 1 बनाना हो तो क्या आता है 10 डिवाइड बाई 10 आए तो क्या होता है 1 होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है इक्वल टू 1 होती है, ठीक है। ये देखो, ठीक है, वेट, ये देखो 10 है डिवाइड बाई 10, ये इक्वल टू किसके होता है 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे इस केस में जैसे 9 डिवाइड बाई 9 वो किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये देखो उसके बाद 10 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 को माइनस जब हम करेंगे 9, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई 10 तो क्या आएगी वैल्यू 9 बाई 10 आएगी, 9 डिवाइड बाई 10, ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यूज़ भी आती जाएंगी। एल एक्स क्या है, एल एक्स लिटिल एक्स जो है ये क्या है एल एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो एल एक्स क्या है यहाँ पे ये देखो ये एल एक्स की वैल्यूज़ हैं और इसमें 1 और काउंट करते जाओगे डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, एज इट इज़ निकाल दोगे आप। उसके बाद टी एक्स की बात करें तो वो है सिग्मा एल एक्स, तो ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम मीडियन जब करवाऊंगा तो वहाँ पे एक कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जिक्र आता है, तो वो क्या होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है। तो यहाँ पे भी जो टी एक्स क्या है ये सिग्मा एल एक्स है, तो यहाँ से 6 का 6 ही आपको करना है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे 6 है तो इसको 6 रखना है, 6 और 8 कितना होता है 14 होता है, ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। और ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्या है 8 और 14 कितना होता है, ठीक है। तो सॉरी 6 और 8 कितना होता है 14 और 14 और 9 कितना होता है 23.5, ठीक है। एज इट इज़ रिमेंबर दोबारा समझा देता हूँ, 6 का एज इट इज़ 6 रखना है आपको। उसके बाद 6 प्लस करना है 8 तो क्या आता है 14, 14 को 9.5 के साथ प्लस करना है तो क्या आएगा 23.5, ठीक है। तो एज इट इज़ आपको कोई और वैल्यूज़ होंगी तो एज इट इज़ आप निकाल दोगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका टी एक्स, ठीक है। उसके बाद ई नॉट एक्स कैसे फाइंड करोगे आप, टी एक्स जब आपका निकल गया टी एक्स को डिवाइड करना है आपको एल एक्स के साथ, ठीक है। ये है टी एक्स, ठीक है, ये टी एक्स है और एल एक्स के साथ इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएंगी आपकी, ठीक है। तो एज इट इज़ आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो क्या लाइफ टेबल। अब क्या इसके यूजेस क्या क्या हैं लाइफ टेबल के, ठीक है। तो ये क्या करता है ये एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ बताता है, ठीक है। इधर इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइफ टेबल से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ और कंपोजिशन मॉर्टेलिटी, ठीक है, अमंग कम्युनिटीज़, ठीक है, 2 या 3 या जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उनमें आपस में मॉर्टेलिटी क्या चल रही है, मॉर्टेलिटी रेट क्या चल रहा है, तो वो हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं लाइफ टेबल से, ठीक है। एज इट इज़ रिमेंबर रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और पॉपुलेशन ग्रोथ में भी हेल्प करता है क्या लाइफ टेबल, हेल्प करता है पॉपुलेशन ग्रोथ को मेज़र करने में भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि लाइफ टेबल यूज़फुल कहाँ पे है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ में हेल्पफुल है, क्योंकि वो वहीं से प्रीमियम उन्होंने क्या पे करना है डिफरेंट एज ग्रुप ऑफ पीपल को, तो वो किससे फिक्स करते हैं लाइफ टेबल की मदद से। और गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज़ भी इसका यूज़ करती हैं, किसके लिए, चाहे वो रेट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट जो मिलते हैं एम्प्लॉयज़ को, तो उनके जो रेट फिक्स करने हैं कि कितनी जो है उनको देना है, ठीक है, मनी कितनी उनको पे करनी है वापस से,
ठीक है। तो रिटायरमेंट अलाउंस या रिटायरमेंट बेनिफिट क्या देने हैं, तो वो भी किससे देती हैं सरकारें, लाइफ टेबल, या प्राइवेट किससे देते हैं, प्राइवेट इंटरप्राइजेस किससे देते हैं, लाइफ टेबल से देते हैं, ठीक है। एज इट इज़ रिमेंबर रखोगे तो ये हमने डिस्कस किया किसको, लाइफ टेबल को, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आज का, एज स्ट्रक्चर डायग्राम या पॉपुलेशन पिरामिड के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये क्या बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन बताता है एज और सेक्स की पॉपुलेशन में, ठीक है। तो क्या बताता है, एज स्ट्रक्चर और पॉपुलेशन पिरामिड ये बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन किसके बेस पे, एज और सेक्स के बेस पे, ठीक है। तो ये भी आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है। तो नीचे डायग्राम में ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एज ग्रुप दी हुई है, ठीक है। ये देखो वाई एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, एज ग्रुप दिए हुए हैं, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन और एब्सोल्यूट पॉपुलेशन दिया हुआ है। तो ठीक है, तो लेफ्ट साइड ऑफ ये हिस्टोग्राम के लेफ्ट साइड पे क्या है, मेल है, और राइट साइड पे क्या है, फीमेल है। ऐसे क्वेश्चन भी जब ऑब्जेक्टिव टाइप कहीं बाकी एग्ज़ाम में, तो मैं तो पर्टिकुलरली यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग के लिए पढ़ा रहा हूँ, बट अलग अलग एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो यूजीसी नेट की बात करूँ या बाकी एग्ज़ाम छोटे मोटे जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें आते हैं क्वेश्चन जब ऑब्जेक्टिव, चाहे वो ठीक है जेके पीएससी का कोई एग्ज़ाम हो जहाँ पे ऑब्जेक्टिव होगा, या कोई यूपीएससी के बड़े बड़े एग्ज़ाम होंगी, तो वहाँ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि पॉपुलेशन पैरामिड में जो मेल पॉपुलेशन है वो किस साइड शो होती है, तो लेफ्ट साइड, और फीमेल पॉपुलेशन किस साइड शो होती है, राइट साइड में, ठीक है। एज इट इज़ रिमेंबर रखोगे ये भी, ठीक है। तो अब टाइप ऑफ पॉपुलेशन पैरामिड, यहाँ से जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है पॉपुलेशन पैरामिड में, तो क्या हो जाता है कि पॉपुलेशन वैसे वैसे कम होती जाती है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो ऐसे ऐसे हुआ है, तो यहाँ पे ये पॉपुलेशन भी, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन पैरामिड, ठीक है। तो 3 टाइप ऑफ पॉपुलेशन पैरामिड हैं। तो फर्स्ट कौन सा टाइप है, एक्सपेंसिव पॉपुलेशन पैरामिड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो यंगर पॉपुलेशन होती है वो बहुत, यंगर एज पॉपुलेशन जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, और वैसे वैसे कम होती जाती है। तो ये मेजरली कहाँ पे देखने को मिलता है ऐसा पॉपुलेशन पैरामिड, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, हाई फर्टिलिटी होती है और लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, क्योंकि लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छे नहीं होते, हेल्थ अच्छी नहीं होती, तो जिस वजह से इनकी पॉपुलेशन जो है वो क्या होती है, एक्सपेंसिव पॉपुलेशन पैरामिड होता है, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव पॉपुलेशन पैरामिड की बात करें तो ये क्या है, तो इसका नाम क्यों, ठीक है। तो क्या होता है कंस्ट्रक्टिव पॉपुलेशन पैरामिड, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि लोअर परसेंटेज होती है, जो यंगर पॉपुलेशन है उनकी परसेंटेज क्या होती है, लोअर होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, डिक्लाइनिंग बर्थ रेट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे एज जो ग्रुप है वो बढ़ता जाता है तो उनकी पॉपुलेशन क्या होती जाती है, कम से कम होती जाती है, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव पॉपुलेशन पैरामिड। तो मेजरली यूएसए में ऐसा पैरामिड, पॉपुलेशन पैरामिड देखने को मिलता है, कंस्ट्रक्टिव पॉपुलेशन पैरामिड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पॉपुलेशन जो क्या होती है, डिक्लाइन होती जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्टेशनरी और स्टेबल पॉपुलेशन पैरामिड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन होती है ईच एज ग्रुप में, ठीक है। तो ठीक है, तो एकदम स्टेबल पॉपुलेशन होती है, ना ही ज़्यादा डिक्रीज़ होती है ना ही इंक्रीज़, बल्कि एकदम स्टेबल पॉपुलेशन होती है स्टेशनरी या स्टेबल पॉपुलेशन पैरामिड में, ठीक है। जो पैरामिड बनते हैं वो बिल्कुल सेम साइज़ के होते हैं, और ठीक है, एज इट इज़ रिमेंबर रखना है इसको भी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो क्या है ये डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है कि जैसे ही रेट को इकोनॉमिक ग्रोथ का बढ़ती है, किसकी वजह से, जैसे ही जो वर्किंग एज पीपल है पॉपुलेशन में वो बढ़ती जाती है, तो उससे जो इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ती है, तो उसी को क्या कहते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। फिर दोबारा से बता देता हूं आपको, ठीक है। पॉपुलेशन, वर्किंग एज पॉपुलेशन जैसे ही बढ़ती है तो उससे क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी जब बढ़ती है तो उसको कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। तो ये फिनोमेना कब अकर होता है, जब बर्थ रेट फॉल होते हैं, तो जिस वजह से क्या होता है कि एज स्ट्रक्चर जो पॉपुलेशन का होता है अडल्ट वर्किंग एज का, वो किस में शिफ्ट हो जाता है, अडल्ट वर्किंग एजेस में, ठीक है। तो ठीक है, इसको ही क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड को क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक बोनस और डेमोग्राफिक विंडो के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो इंडिया में वर्किंग एज पॉपुलेशन ऐसे करके भी क्वेश्चन आता है, तो कितना है, 15 to 64 ईयर ऑफ एज, एज इट इज़ रिमेंबर रखना है। यूजीसी नेट वगैरह में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं।
बट आपको अगर क्वेश्चन आया तो डेमोग्राफिक डिविडेंड पे आएगा कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो आपको ये सभी इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ ही आपको दे देनी है, ठीक है। तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड में? तो एक तो कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है, ठीक है, चाहे जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में वर्किंग पॉपुलेशन तो बड़ी है, बट उसमें क्या है, स्किल्स नहीं है, ठीक है। फीमेल की पार्टिसिपेशन भी कम है, पोर हेल्थ होने की वजह से वो अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अपने आप को अच्छे तरीके से प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक प्रोडक्टिव लेबर नहीं हो सकती अगर पोर हेल्थ होगी, माल न्यूट्रिशन होगा, ठीक है, तो उतनी स्किलफुल भी नहीं हो पाएगी और प्रोडक्टिव भी नहीं। और ठीक है, फोर्थ चैलेंज क्या है, जॉबलेस ग्रोथ। तो जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे इकॉनमी जो है वो प्रोग्रेस तो कर रही होती है, प्रोड्यूस गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस तो करती है, बट एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो उतना अच्छे से बढ़ता नहीं है, तो उसको कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। तो ये भी देखने को मिलती हैं, ये चैलेंजेस हैं, तो इनको डील करना पड़ता है अगर अच्छे तरीके से डेमोग्राफिक डिविडेंड को फंक्शन करना है तो, ठीक है। तो अब क्या ज़रूरत है, किस तरीके से हम अच्छे से अच्छे जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड को अचीव कर सकते हैं? थ्रू ह्यूमन कैपिटल को बिल्ड करके, चाहे वो इन्वेस्ट करके हेल्थ केयर, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब्स और स्किल पे काम करके, ठीक है। और उसके बाद इन्हांसिंग एजुकेशनल लेवल, चाहे वो प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन, पर्टिकुलरली, ठीक है, कौन से स्किलफुल एजुकेशन देना और इम्प्रूवमेंट करना हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर से भी, ठीक है, ताकि जो हायर नंबर, जिस वजह से क्या होगा, जो प्रोडक्टिव डेज होंगे, ठीक है, यंग लेबर फोर्स के वो बढ़ जाएंगे, जिस वजह से क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। ये भी रिमेंबर रखना है आपको। उसके बाद डेमोग्राफिक डिविडेंड आप पढ़ते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो 4 वे के साथ हेल्प करता है डेमोग्राफिक डिविडेंड इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने में। तो कौन कौन सी ये 4 टाइप्स हैं, 4 वेज हैं? क्या होगा कि अगर इंक्रीज लेबर फोर्स इंक्रीज होगा तो जिस वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी इकोनॉमी में, तो जिस वजह से क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वे कौन सा है, वर्किंग पॉपुलेशन जैसे ही सेव करेगी, अगर वर्क करेगी कोई पॉपुलेशन तो उसकी सेविंग बढ़ेगी तो जिस वजह से इन्वेस्टमेंट होगा तो बड़े सारे प्लांट लगेंगे, जिस वजह से क्या होगा, ग्रोथ होगी इकोनॉमी में। उसके बाद नेक्स्ट वे क्या है, लो फर्टिलिटी होगी तो फीमेल क्या करेंगी, उनको फ्रीडम होगी वर्क, क्योंकि अगर, ठीक है, क्या होता है, अगर कोई फर्टिलिटी होती है, ठीक है, तो उस वजह से क्या है, एक प्रॉपर जैसे कोई डिलीवरी होती है फीमेल की तो वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती। अगर ठीक है, बच्चे होंगे ही नहीं तो क्या करेंगी, वो लेस बर्डन होगा फीमेल पे, ताकि वो अपने इकोनॉमिक प्रोडक्शन में डिसीजन ले सकती है और बूस्ट कर सकती है इकोनॉमिक प्रोडक्शन को, ठीक है। इसी वजह से क्या होगा, जेंडर इक्वालिटी भी आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि प्रॉपर वर्क, इक्वल वर्क मिलेगा मेल और फीमेल दोनों को, ठीक है। उसके बाद अगर लेसर चिल्ड्रन होंगे तो पीपल जो स्पेंड अपनी मंथ जो इनकम होगी वो किस पे स्पेंड करेंगे, हेल्थ पे करेंगे, जिस वजह से क्या होगा कि उनकी इंप्रूवमेंट होगी प्रोडक्टिविटी में, ठीक है। तो ये भी आपको रिमेंबर रखना है कि क्यों होगी, अगर चिल्ड्रन कम होंगे तो उन पे जो उनकी हेल्थ पे, उनकी एडुकेशन पे इतना जो इनकम है वो स्पेंड नहीं करनी पड़ेगी, तो जिस वजह से क्या होगा कि हेल्थ पे जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो अपनी हेल्थ पे फोकस कर सकती है, उधर इन्वेस्ट कर सकती है, जिस वजह से उनका स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा और इम्प्रूवमेंट भी होगी प्रोडक्टिविटी में, ठीक है। तो आज का लास्ट टॉपिक क्या है, डिपेंडेंसी रेशो। तो क्या समझती हो आप डिपेंडेंसी रेशो से? डिपेंडेंसी रेशो क्या बताता है, ये एक रेशो है किसके किसके बीच का, जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, कौन सी पॉपुलेशन को डिपेंडेंट पॉपुलेशन बोलते हैं, जो बिलो 14 ईयर की एज के बिलो होती है और अबव 65 ईयर की एज के ऊपर जो पॉपुलेशन है उसको कहते हैं डिपेंडेंट पॉपुलेशन। और वर्किंग पॉपुलेशन कौन सी होती है, 15 से लेकर 64 के बीच की एज ग्रुप जो होता है वो होता है वर्किंग एज। तो इनका रेशो ही क्या होता है, डिपेंडेंसी रेशो। नीचे मैंने फार्मूला के थ्रू बताया है, ठीक है। तो देखें, डिपेंडेंसी रेशो, नंबर ऑफ डिपेंडेंट एज्ड 0 to 14 एंड अबव 65 ईयर्स डिवाइड बाय टोटल वर्किंग पॉपुलेशन एज्ड 15 to 64 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपको परसेंटेज में मिल जाएगा डिपेंडेंसी रेशो, ठीक है। तो आज का टॉपिक यही होता है एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वाइटल स्टैटिस्टिक्स। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम नेक्स्ट वीडियो को लाएँ, ठीक है। तो धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल इन डेप्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर लेना।
ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप उसको भी फर्दर अपडेट के लिए ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।